मनीष कश्यप के लाखों करोड़ों समर्थक ये जानना चाहते हैं कि मनीष कश्यप केस की क्या स्थिति है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो लोगों को सारी खबरें पता चल रही थी, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया और हाई कोर्ट को केस ट्रांसफ़र किया, तब से कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। और अभी मनीष कश्यप केस की क्या स्थिति है, मनीष कश्यप जेल में कितने दिन रहेंगे, कब तक बाहर आ सकते हैं, जेल से बाहर आने के बाद भी उनकी मुसीबतें कम होगी या बढ़ेंगी, और क्या क्या उनके साथ हो सकता है, उन सारे सवालों का जवाब हम वकील साहब से जानने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों ने जितने भी सवाल किए हैं या जितने भी सवाल आपके दिल में उमड़ रहा है, हमने सारे सवाल एकत्रित किए हैं और वे सारे सवाल आप उनसे पूछने वाले हैं। आप अगर इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो फिर कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मनीष कश्यप के केस की स्थिति के बारे में आपको संपूर्ण और सटीक जानकारी हम आगे देने जा रहे हैं। तो आगे चलिए वकील साहब से बात करते हैं। हम वकील साहब से जानने का प्रयास करेंगे कि अभी केस की क्या स्थिति। हेलो 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 हेलो, आवाज़ नहीं आ रहा है, एक मिनट फिर से कर रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है? जी 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 जी, प्रणाम सर, कैसे हैं सर आप? जी प्रणाम प्रणाम, बहुत बढ़िया है हम। सर ऐसा है कि मनीष कश्यप केस की सुनवाई जब तक सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, हर एक मीडिया चैनल उनके केस की स्थिति के बारे में बता रहा था, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा है, तब से मतलब कोई न्यूज़ चैनल भी वैसा नहीं दिखा रहा है कि अभी केस की क्या स्थिति है और मनीष कश्यप का क्या होगा। ये सबसे बड़ा सवाल अभी बिहार के लोगों के दिलों में उमड़ रहा है। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया हमें 5 मिनट देने का कष्ट करें, ताकि मनीष कश्यप के लाखों करोड़ों समर्थकों के दिलों में जो सवाल उमड़ रहे हैं और हमारे पॉजिटिव इंडिया परिवार दर्शकों ने जो सवाल किया है, उन सवालों का जवाब सर आपसे जानने का प्रयास करेंगे। सर मनीष कश्यप का क्या होगा, सबसे पहला सवाल सर। देखिए, मनीष कश्यप सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है उनको राहत देने से। जी, एनएसए का मामला हो या क्लबिंग ऑफ एफआईआर का मामला हो, जी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है हाई कोर्ट अप्रोच करने के लिए। जी, तो अब क्लबिंग ऑफ एफआईआर का यहाँ कोई बात है नहीं। जी, अब एनएसए में मनीष कश्यप राहत ले सकते हैं हाई कोर्ट अप्रोच करके प्रॉपर वे से, या तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो बॉडी कंस्टिट्यूट होती है, इंडिपेंडेंट बॉडी, उनके सामने अपना केस को प्रेजेंट करेंगे, और उनको अगर लगता है कि हाँ जो ये लगाया गया है इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन एनएसए, वो नहीं लगना चाहिए, तब जाके उनको राहत मिल सकेगी। अदरवाइज राहत मिलने की अभी कोई संभावना नहीं है, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन बॉडी भी अगर राहत नहीं दे तो। यानी कि सर हाई कोर्ट की एडवाइजरी जो बोर्ड होती है उसके समक्ष क्या? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अभी वकील की सुविधा तो मनीष कश्यप को मिलेगी नहीं? अपील आप क्या चीज कीजिएगा? अपील तो किसी ऑर्डर के खिलाफ होता है ना अपील। जी जी। तो अभी तो कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है, तो अपील क्या चीज से कीजिएगा? अच्छा जी। तो सर ये मनीष कश्यप को अब 1 साल लगभग कोई अपील भी नहीं कर सकता है सर? ये नहीं, ये अपना केस को प्रेजेंट कर सकता है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जाए अपना ग्राउंड ले करके, हाई कोर्ट कंसीडर करेगी ग्राउंड को, इनहेरेंट पावर है हाई कोर्ट के पास कंसीडर करने का, तो ग्राउंड कंसीडर करके इनको राहत मिल सकती है। सर तो लोग कह रहे हैं, बहुत सारे चैनल वाले भी ये चला रहे हैं कि एनएसए लगने के बाद अब 1 साल तक जेल में रहना एकदम तय है, किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिल सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एनएसए इन्वोक अगर किसी पे कर दिया जाता है तो वो जिस ग्राउंड पे इन्वोक किया गया है उस ग्राउंड को वो चैलेंज कर सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। जी। अगर जो मनीष कश्यप जो एनएसए के लिए रिलीफ मांगने सुप्रीम कोर्ट में तब गए क्यों थे? जब एनएसए इन्वोक होने के बाद उनको राहत नहीं मिलना था, अगर 11 महीने 12 महीने जेल में ही रहना था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट वो एनएसए के लिए क्यों गए थे? बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है ग्राउंड को कंसीडर करने की। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को लगता है कि हाँ ये जो ग्राउंड है ये अनरीजनेबल ग्राउंड है, तो जाहिर सी बात है वो इसको रिवोक कर देगी।
तो पावर तो है ही कोर्ट के पास। सर तो एक सवाल हमारा ये भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट से जब उनको राहत नहीं मिली तो फिर हाई कोर्ट से कैसे उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो माननीय कोर्ट पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसको ये कर दिया तो फिर हाई कोर्ट से कैसे उम्मीद जताई जा सकती है। और ये सर थोड़ा सा एक व्यक्तिगत टाइप का सवाल हो रहा है कि आखिर जब कहा जा रहा है कि सरकार इनको फंसा रही है, तो जो सरकार यहाँ पे है उनकी वहाँ की सरकार से काफ़ी अच्छी मतलब प्रगाढ़ता है एक तरीके से, और तो उस तरीके से फिर कैसे रिलीफ की उम्मीद की जा सकती है। तो देखिए, आपका पहला सवाल था कि जब सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो हाई कोर्ट कैसे राहत देगा। जी, पहले सवाल का जवाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ऑन मेरिट नहीं दिया है। उसको सुन करके, डिसीजन ऑन मेरिट क्या होता है कि जब कोई भी चीज हम सुन लें, समझ लें, उसमें प्रॉपर अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कोर्ट कर लेता है, डिस्क्रिशन जो भी है वो देखता है अपना, उसमें प्रॉपर तरीके से सुन के तब एक डिसीजन देता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, फिर उसके लिए फिर आप उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे क्या है मामला कि सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्रिशन अप्लाई नहीं किया है, उसमें अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया है, उस केस को सुना नहीं है। बिना सुने हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर को यह राहत दी है कि आप हाई कोर्ट अप्रोच कीजिए प्रॉपर रिलीफ के लिए। अगर वहां से फिर अगर हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं और हाई कोर्ट के डिसीजन से आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तब फिर से उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, डिसीजन और मेरिट पे नहीं, ये उनको पिटिशनर को एक सुझाव दिया गया कि आप हाई कोर्ट अप्रोच कीजिए और फिर वहां पे रिलीफ मांगिए। पहला सवाल। दूसरा सवाल कि सरकार के पास बिल्कुल अथॉरिटी होती है कि जब ऐसा कोई संभावना होता है तो जाहिर सी बात है कि पावर ग्रांट किया गया है उनको कि एनएसए हो गया इन्वोक कर देने का। जब उनको लगता है कि इन्वोक होना चाहिए तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने तो अपना काम कर दिया, जो भी करना था उनको इन्वोक कर दिया। अब सरकार वहां खड़े होकर कोर्ट में इनका विरोध भी जरूर करेगी। जब कोई भी सरकार अगर एनएसए इन्वोक कर रही है तो जाहिर सी बात है उसको जस्टिफाई करेगी कि मेरे पास ये ग्राउंड था इसलिए मैंने ये इन्वोक किया है, तो उसको जस्टिफाई भी करेगी। जाहिर सी बात है इसके लिए वो विरोध भी करेगी। तो दोनों सरकार का आपसी सामंजस्य है, तो जाहिर सी बात है वहां भी विरोध करेगी। सर कपिल सिब्बल टॉप 10 देश के टॉप 10 वकीलों में आते हैं, और कपिल सिब्बल को जब तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट में भेज सकती है तो फिर हाई कोर्ट में क्यों नहीं भेज सकती है? वो इसी तरीके का सवाल। बिल्कुल कपिल सिब्बल हाई कोर्ट में भी जा सकता है अगर तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करना हो इस केस के लिए। तो या तो हो सकता है जो उनके एडवोकेट जनरल हैं वो खुद रिप्रेजेंट करें इस केस में। सर एक चीज़ लोग समझना चाह रहे हैं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए और एनएसए लगा है, और एनएसए लगाने के बारे में कहा जाता है कि आप 11-12 महीना तक आपको वकील की सुविधा नहीं मिलती है, तो ये तो सिर्फ एडवाइजरी बोर्ड के पास जा सकते हैं, उसके अलावा तो इनके पास कोई चारा नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एनएसए के ग्राउंड को चैलेंज हाई कोर्ट में कर सकते हैं। अच्छा। अभी आपको जानकारी के लिए बता दूं जी कि अगर हाई कोर्ट का सिर्फ आप गणना करें जी तो कुछ है तो सैकड़ों केस एनएसए का अभी आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग मिल जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा एनएसए का मामले का केस जो है पेंडिंग है अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा। और पिछले साल, हाँ जी बिल्कुल, एनएसए के ग्राउंड को हम लोग चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में। ये हमारा अधिकार है कि जो ग्राउंड पे एनएसए इन्वोक किया गया है वह ग्राउंड रीजनेबल नहीं है, उसी ग्राउंड पे हम चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये डिटेंशन है, जो हमारा जो रिलीफ है, जो प्राइवेट राइट होता है आदमी का, वो उसका हनन है। इसलिए हम लोग को ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है कि उसको इन्वोक कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि डिटेंशन में हम रहेंगे और बिना जो ये है प्रोविजन सीआरपीसी में कि हमको 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा, ये सब इसमें नहीं होता है। और जो इंट्रोगेशन जो वगैरह में आपको जो राइट टू चॉइस होता है एडवोकेट का, वो सब आपको नहीं मिलता है, वो सही बात है, लेकिन आपके केस को प्रॉपर वहां पे प्रेजेंट करने का आपका अधिकार है, आप कोर्ट के सामने अपने केस को रख सकते हैं। सर तो अभी अभी आपने कहा कि इलाहाबाद में एनएसए के कई सारे केस जो है पेंडिंग है, तो इसको जरा अगर आप खुल करके थोड़ा सा बता सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है सर कि मान लीजिए कि एनएसए का केस पेंडिंग है तो मनीष कश्यप का केस भी पेंडिंग में हो सकता है, जा सकता है आगे। पेंडिंग इन द सेंस जी
ये हुआ कि जैसे किसी भी व्यक्ति पर एनएसए इन्वोक किया गया है जी तो वो व्यक्ति उस ग्राउंड को चैलेंज किए हैं हाई कोर्ट में। जी और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति उत्तर प्रदेश में हैं जी जिनके खिलाफ एनएसए लगा हुआ है और वो एनएसए के ग्राउंड को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किए हुए हैं या थे, या तो हो सकता है उनके मामले की सुनवाई हो रही होगी या हो गई है या अभी मामले की सुनवाई होना बाकी है। जैसे कि कफील खान, आपको याद होंगे, एक डॉक्टर कफील खान थे। हाँ जो ये प्रोटेस्ट में शायद उनका नाम आया था, जी तो जी ये का प्रोटेस्ट हो रहा था और उसके पहले हॉस्पिटल में कुछ कांड हुआ था, तो उनके खिलाफ भी इन्वोक किया गया था। तो उनका भी मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुआ था, उनके भी मामले की। जी और अगर आप हाई कोर्ट, जैसे कि आपके खिलाफ एनएसए इन्वोक है, हाई कोर्ट में आप चैलेंज किए हैं और हाई कोर्ट का कुछ ऑर्डर आ गया जिससे आप संतुष्ट नहीं है, तो उस ऑर्डर के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अच्छा जी बिल्कुल। तो एडवाइजरी बोर्ड तो है कि आप तुरंत एडवाइजरी बोर्ड में जो तय सीमा है, समय सीमा 3 महीना के अंदर कि आप अपना केस को प्रेजेंट कर सकते हैं। एडवाइजरी बोर्ड का गठन मतलब एनएसए एक्ट के अंदर नहीं हुआ, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप देखिएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो प्रावधान है उसमें भी ये एडवाइजरी बोर्ड जो इंडिपेंडेंट बॉडी होते हैं उसका प्रावधान दिया गया है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी रहेगी, वहां पे आप अपने केस को प्रेजेंट कीजिए और इंडिपेंडेंट बॉडी को अगर लगता है कि जो ग्राउंड रीजनेबल नहीं है तो वो अपना एक रिपोर्ट तैयार करेगी और जैसी तरह उनको लगता है कि अनरीजनेबल ग्राउंड है तब जाके आपके ऊपर से जो एनएसए है वो रिवोक हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट, उसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर है आपके एनएसए को कंसीडर करेगी। सर तो आप एक चीज़ का आप सर जवाब जरा दे दीजिए कि मान लीजिए कि जिस प्रकार से लोगों का ये कहना है कि सरकार इनको कर रही है या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील को खड़ा किया गया, तो हम एक निगेटिव पॉइंट भी सर जानना चाहते हैं कि मान लीजिए कि सरकार जिस प्रकार से लगी हुई है, अगर हाई कोर्ट में भी मनीष कश्यप के पक्ष में अगर कुछ नहीं आता है और सुप्रीम कोर्ट वो फिर जाते हैं, तो आगे क्या क्या हो सकता है? क्या एनएसए का जो है वो जो अवधि जो है वो 11 या 12 महीने, उसको क्या सरकार फिर से बढ़ा सकती है? देखिए, बढ़ाने के लिए तो फिर से सरकार को कुछ एडिशनल ग्राउंड वगैरह चाहिए। आप अभी तो 11-12 महीने होने में बहुत समय है जी। आप ये सोचिए कि अभी मनीष कश्यप के पास जो रास्ता है हाई कोर्ट पहुंचने का और जो इंडिपेंडेंट बॉडी है उनके सामने अपना केस को प्रेजेंट करने का, जी हाई कोर्ट में अगर क्या उनके जो ऑर्डर देती है, जो वो रिलीफ मांगते हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। अगर हाई कोर्ट भी अगर उनको रिलीफ नहीं देती है तब जाके मनीष कश्यप उस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और जब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कंसीडर करके ऑर्डर देता है, फिर उस पर डिपेंड करता है बहुत चीज। यानी कि सर अभी जो व्यक्ति है जिस पर एनएसए लगा है वो कस्टडी में है, तो सरकार इसकी एनएसए की अवधि को नहीं बढ़ा सकती है। अभी जब तक 11 महीने खत्म नहीं होगा, 12 महीने खत्म नहीं होगा, उसके पहले कैसे अवधि बढ़ा देगी? एनएसए में अगर है तो 12 महीना तक तो आपको जेल में है जी। और उस बीच में अगर आपको कहीं राहत मिल जाएगी कोर्ट से तब तो आप निकल जाएंगे, एनएसए रिवोक हो जाएगा। लेकिन जब सरकार की जहां बढ़ाने की बात है अवधि, तो जिस अवधि के लिए सरकार ने उसको अंदर किया है, कस्टडी में लिया है, वो अवधि खत्म होने के बाद ही ना इस पे विचार करेगी कि इसको बढ़ाया जाए कि घटाया जाए। जी जी, नहीं, आपका कहना एकदम सही है सर, लेकिन ये सवाल इसीलिए उठ रहा है कि दरअसल लोगों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि मनीष कश्यप को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव तक अंदर रखने की साजिश है और अभी जो 11 महीने का लगाया गया है इस पर के बारे में कहा जा रहा है कि सरकार आगे चल के 11-12 महीने का टर्म जैसे ही पूरा होता है, टाइम पूरा होता है, उसके बाद इसको फिर बढ़ा सकती है। बढ़ा सकती है, सरकार के पास पावर है बढ़ाने का, बिल्कुल कंसीडर करेगी, लेकिन उसके लिए आपको एडिशनल ग्राउंड ऑफ एविडेंस चाहिए। क्या आपकी मंशा? बहुत सारा, इतना आसान नहीं है कि किसी भी आदमी को अगर आप एनएसए इन्वोक कर दिए हैं, आप कस्टडी में ले लिए हैं, तो बढ़ा भी दीजिए आप, और कोर्ट इस चीज को नहीं देखे, नहीं कंसीडर करे, ऐसा हम नहीं समझते। सर ऐसा बहुत सारा सरकारों में होता आया है कि हमारे भारत में ही आपातकाल लगा दिया गया या बहुत सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर कुछ ऐसा कर देते हैं, तो इसीलिए ये उम्मीद मतलब आशंका जताई जा रही है कि ऐसा हो भी सकता है। हाँ, होने का तो बिल्कुल हो सकता है। तो यही सर लोग जानना चाहते हैं कि क्या सरकार के पास पावर है कि उसको बढ़ा सकती है? अगर सरकार को लगती है जी कि इस व्यक्ति ने जी और इस व्यक्ति पूरी सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पे पब्लिक
डिस्टरबेंस का काम किया था और अभी इसके छूटने से फिर से पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा जी, तब जाकर कुछ एडिशनल ग्राउंड उसमें चाहिए, तभी जाकर के वो उसको एक्सटेंड कर सकती है, अदरवाइज प्रीवियस ग्राउंड पे आप फिर से वो उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। जैसे सर ये मुद्दा इसलिए उठ रहा है, बस 1 मिनट और आपका समय लेंगे, कि दरअसल मनीष कश्यप ने कहा था कि आपको मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा और चुनाव में आपकी जमानत जब्त होगी। तो दरअसल चुनाव को लेकर ये आशंका जताई जा रही है कि अब सरकार चाहती है कि चुनाव तक ये व्यक्ति जेल में रहे, तो उसके लिए हो सकता है, ऐसा लोगों द्वारा कहा जा रहा कि जैसे कि बिना ग्राउंड का कोई वैसा ग्राउंड नहीं था, फिर भी सरकार ने NSA लगाया और NSA लगा दिया तो हटाने में, अब सर किसी पे व्यक्ति पे अगर कोई भी महिला जाकर के छेड़खानी का ही अगर FIR अगर नॉर्मल केस में भी अगर कराती है तो सबसे पहले तो पुलिस उस आरोपी को गिरफ्तार करती है, वो तो बाद में कोर्ट में साबित करना होता है कि इसने सच में किया है या नहीं किया है। लेकिन पहले तो किसी पे कोई भी आरोप लगता है, FIR होता है, तो पहले तो उसको जेल भेजा जाता है सर। हमारे देश में तो यही सर होता है। इसी को लेकर ये अंदेशा जताया जा रहा है सर कि ग्राउंड तो सरकार को बाद में साबित करना होगा ना, वो तो चाहेगी, जब चाहेगी बढ़ा देगी, वो तो बाद में साबित करना होगा सरकार को। जी हेलो। हाँ बिल्कुल, हमारे देश में ऐसा ही होता है। ये जो सिस्टम है हमारा, इसको एक्सिक्यूटरी सिस्टम कहते हैं जी। इसमें होता है क्या कि अगर कोई FIR किसी पे करवाया जाए, अगर पनिशमेंट ऐसे तो नियम है, CRPC में स्ट्रिक्ट नियम है कि यहाँ के DGP साहब को भी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन जारी हुआ था कि वो सिर्फ उसी केस में जिसमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा हो तो आप जाके गिरफ्तार कीजिए, अदरवाइज पहले इन्वेस्टिगेशन कीजिए उस चीज का। लेकिन ये प्रॉपर फॉलो होता नहीं है सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन। जैसी तरह आप FIR करवा देते हैं तो जाहिर सी बात है कि पुलिस यहाँ का जो काम करती है वो आपको गिरफ्तार कर लेती है, फिर कोर्ट में आप जाइए, अपना प्रेजेंटेशन कीजिए, मैटर को बेल के लिए अप्लाई कीजिए, तब जाके बेल होता है। तो ठीक इसी तरह सेम मनीष कश्यप के साथ भी हुआ है, NSA इन्वोक किया गया उसके खिलाफ। अब उसकी सुनवाई के लिए तो जाहिर सी बात है कि जेल में तो वो चले गए मनीष कश्यप, कस्टडी में तो वो चले गए। अब दिक्कत तो उनको हो रही है, अब कस्टडी में जाने के बाद वो अप्रोच कर रहे हैं कोर्ट में, तो इतना दिन जो जा रहा है उनका, तो वो तो कस्टडी में ही जा रहा है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है जी। लेकिन तब तक तो वो कस्टडी में ही रहेंगे। हाँ। और सर एक सवाल और है कि मनीष कश्यप अगर मान लीजिए कि NSA अगर भविष्य में अगर हट भी जाता है, मनीष कश्यप कस्टडी से बाहर भी आ जाते हैं, तो मनीष कश्यप को उसके बाद क्या होगा? उसके बाद NSA के बारे में क्या होगा? अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट अगर हटा लेती है, तो जैसे और सारे केसों में, जनरल केसों में होता है कि मान लीजिए आर्म्स एक्ट या कोई भी केस, आप बेल पर बाहर निकल जाते हैं, फिर भी आपको जो है वो डेट पर एक जाना होता है। तो NSA अगर मतलब हटा भी देती है तो क्या इसमें आगे भी कुछ चलता रहता है या वो साफ खत्म हो जाता है वो केस? देखिए, कोई भी केस जैसे NSA हट जाता है इस केस में, तो कोई भी केस क्या है, कोई भी ऑफेंस है, उसको एक तरह से आप ऑफेंस लेके चलिए। अब जैसे जनरली होता है क्या है कि कोई भी ऑफेंस अगर किसी के खिलाफ बनता है और उस मामले में वो जेल में रहता है, तो वो पहला काम क्या करता है कि उसमें बेल लेता है, बेल के लिए अप्लाई करता है। कोर्ट अगर उसको बेल दे देती है तो वो बेल पे बाहर आ जाता है। फिर उसका देखा जाएगा कि जब हम जिस केस में बेल पर बाहर आ गए हैं तो उस केस का स्टेज क्या है। अगर चार्जशीट फाइल करने से पहले हमको बेल मिल गई है तो हमको चार्जशीट फाइल होने के बाद जब डेट पड़ेगा केस का, वहां पे उस दिन डेट को जाना पड़ता है। ठीक, अगर चार्जशीट फाइल होने के बाद बेल मिली है तब ऑलरेडी आप अवेयर हैं इस बात के कि इस केस में चार्जशीट हो चुकी है और फलना तारीख को मेरा डेट पड़ा है, तो उस दिन हम मौजूद रहेंगे। तब चार्जशीट फाइल होने के बाद प्रोसिक्यूशन विटनेस, ये चार्ज फ्रेम होता है, चार्ज फ्रेम होने के बाद प्रोसिक्यूशन का जो विटनेस होता है, सरकारी गवाह जिसको कहते हैं, सरकार की तरफ से जो प्रोसिक्यूशन सरकार होती है, स्टेट होती है, तो उसके तरफ से जो भी विटनेस होते हैं वो आके गवाही देते हैं। तो जिस डेट पर डेट पड़ेगी, गवाही की डेट पड़ेगी, उस दिन आपको अपीयर होना पड़ेगा कोर्ट में। फिर गवाही जब बंद हो जाती है तो 313 का बयान होता है CRPC में, तो 313 का बयान होता है एक्यूज से। एक वही मौका होता है जब कोर्ट एक्यूज से, अभियुक्त से पूछते हैं उस केस से रिलेटेड कि क्या हुआ था, तुम कैसे इसमें आए, तुम अपने सफाई में क्या कहना चाहते हो। वही एक मौका रहता है 313 का बयान। फिर वो जब हो जाता है तब उसके बाद अगर आपको डिफेंस
के बचाव पक्ष के अगर विटनेस तैयार करना है अगर अदालत में लाने के लिए, तब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज केस वहां पे क्लोज होता है और उसके बाद आर्गुमेंट पे चला जाता है, बहस पे, और बहस होने के बाद फैसला होता है। जो जनरल प्रोसीजर होता है सीआरपीसी का वही अप्लाई होगा वहां भी, जिसमें सर सालों लग जाते हैं। सर अब हमारा अंतिम सवाल है, एक और है, बस अंतिम सवाल है सर आपसे, कि दरअसल मनीष कश्यप पर तमिलनाडु के दूसरे कई जिलों में एफआईआर जो दर्ज हुए हैं, तो मनीष कश्यप को बेल भी अगर मिल जाती है तो उसके बावजूद भी उन्हें उस जिला के कोर्ट में जब भी डेट पड़ेगा उनको हाजिर होना पड़ेगा। अगर देखिए मनीष कश्यप को उस केस में अगर बेल मिल जाती है, मनीष कश्यप आ जाते हैं, पटना आ जाते हैं, वो केस अगर वहाँ चल रही होगी जी, तो जाहिर सी बात है कि मनीष कश्यप को डेट पे वहां पे मौजूद रहना पड़ेगा अगर केस चल रहा होगा तो। या तो मनीष कश्यप या अगर बेल पे मिल जाते हैं तो मनीष कश्यप के पास रास्ता है क्वैशिंग ऑफ केस करने का, केस को क्वैश कर देने का। वो हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं इसके लिए कि केस को क्वैश कर दे, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन लगवा दे कि ट्रांसफर कर दिया जाए केस को एक जगह, की सारे केस की सुनवाई एक जगह हो। जब वो ट्रायल प्रक्रिया पे आएगा तब जाके मनीष कश्यप ये चीज कर सकता है। सर यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो मनीष कश्यप अगर जेल से बाहर भी निकल जाते हैं फिर भी उनकी मुसीबतें कम होने वाली नहीं है एक तरीके से। जी नहीं, बिल्कुल। अगर आप पे कोई भी केस रजिस्टर्ड हो जाता है, एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है और वो एफआईआर कोर्ट में चला जाता है एज ए ट्रायल करने के लिए, मुकदमा चलाने के लिए, तब आपको या तो उस मुकदमा से बरी होना पड़ेगा या तो उस मुकदमा को हाई कोर्ट के द्वारा खारिज करवाना पड़ेगा। यही दो उपाय रहता है। या जब तक वो केस चल रहा है तब तक आपको डेट पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना होगा डेट पे। अगर नहीं जा सकते हैं डेट पे तो उसका कोई प्रॉपर कारण होना चाहिए कि आप इस कारण से डेट पे नहीं जा रहे हैं। तो 317 सीआरपीसी 317 में प्रोविजन है, प्लस ये इसमें आप पिटीशन डाल सकते हैं कि मैं इस कारण से ये नहीं जा पा रहा हूँ, अपीयर नहीं हो पा रहा हूँ कोर्ट में। तो कोर्ट अपना डिस्क्रिप्शन है कि उसको अटेंडेंस को ये कर दे। या तो सेक्शन 205 है जो कि जनरली समन केस में और छोटे मोटे केसों में देखा जाता है। अदरवाइज 317 ही प्रोविजन यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है। कल्चर जो है अडॉप्ट करने का 317, तो वही कर सकते हैं मनीष कश्यप। यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो कंक्लूजन यही है कि मनीष कश्यप की मुसीबतें अभी कम होने वाली नहीं है। आपका सर? जी बोलिए सर। जी अभी तो फिलहाल हमको भी नहीं दिख रहा है कि मनीष कश्यप को कोई राहत मिलने वाली है। सर आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जैसा कि अभी आप वकील साहब को सुन रहे थे और मनीष कश्यप के लाखों करोड़ों समर्थकों के दिलों में जो सवाल उमड़ रहे थे, हमने हर एक सवाल की छोटी छोटी सारी सवालों के जवाब उनसे जानने की कोशिश की और उस पर वकील साहब ने विस्तार से संतुष्टिपूर्वक जवाब दिया और सारे मतलब जो भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट पर उन्होंने बड़े बारीकियों से अपनी बातों को रखा। और ये बातें इसलिए रखना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो चला रहे हैं, कोई कुछ भी गलत खबर चला दे रहा है और भ्रम जो फैलाया जा रहा है वो उससे दूर हो सके। तो जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।